एवरीवन। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये है सबसे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 1, इंसॉल्वेंसी कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन। बराबर। तो जैसे इंसॉल्वेंसी की जब हम लोग बात करते हैं, तब जब कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जब इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी कैसे डिक्लेयर होती है, क्या प्रोसेस उसके लिए किया जाता है, क्या चीजें उसके लिए होती है। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इन डिटेल हम लोग एकदम डिस्कस करेंगे कि जब कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो क्या सिचुएशन होती है उसमें, कोई पर्सन इंडिविजुअल जो होता है अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है उसके लिए। बराबर। तो हम लोग पूरा बैंकरप्सी जो कोड है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट। एक हम लोग पढ़ते हैं कि पहले तो इंसॉल्वेंसी का बैकग्राउंड क्या है और वो कहाँ से चीजें आती है, क्या है इसके अंदर। तो एकदम पहले बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी देखो, so insolvency is a state when individual, corporation or other organization cannot meet its a financial obligation for paying debts as they become due. इंसॉल्वेंसी सिचुएशन कब होती है कि जब कोई पर्सन के ऊपर कोई उधारी है और वो पर्सन अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो चुकी है, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है एंड ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेट। बराबर। तो इस सिचुएशन के अंदर उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वो पर्सन क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो गया है। बराबर। जब कोई अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए कैपेबल नहीं होता है फाइनेंशियली, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, सिंपल कि वो कौन है, वो इंसॉल्वेंट है। बराबर। बट अभी यहाँ पे ना दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी अगर आप देखोगे तो पहली टर्मिनोलॉजी है बैंकरप्सी और दूसरी टर्मिनोलॉजी है इंसॉल्वेंसी। जनरली लोग इंटरचेंज कर देते हैं वर्ड को। लोगों को लगता है बैंकरप्सी इज इक्वल टू इंसॉल्वेंसी। बराबर। देखो, कुछ सिमिलैरिटीज तो है वैसे तो, बट 100% ये एक्यूरेट तरीके से सेम वर्ड है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। बराबर। बैंकरप्सी इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, इंसॉल्वेंसी इज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो दोनों को मिक्स मत करना आप। तो पहले हम लोग कंसेप्ट देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। सो देखो, bankruptcy is not exactly the same as an insolvency. Bankruptcy occurs when a court has determined insolvency and given legal orders for it to be resolved. Bankruptcy is a determination of insolvency made by a court of law with the resulting legal orders intent to resolve the insolvency. देखो, बैंकरप्ट कब होता है इंसान, बैंकरप्ट कब होगा, जब कोर्ट डिटरमाइन करेगा, कोर्ट ये चीज देखेगा कि यस, ये पर्सन के पास सच में उसकी लायबिलिटी पे करने के पैसे नहीं है, ऐसा कोर्ट अगर बोल दे। बराबर। मतलब उसकी इंसॉल्वेंसी डिटरमाइन हो गई। क्या हो गया, उसकी इंसॉल्वेंसी डिटरमाइन हो गई एंड गिवन लीगल ऑर्डर्स फॉर इट टू बी रिजॉल्व, कि क्या इसको हम लोग बैंकरप्सी की पोजीशन से वापस ला सकते हैं, क्या अच्छी सिचुएशन कर सकते हैं क्या, और रिजोल्यूशन के मतलब बेटर सिचुएशन बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो वो कब हो सकता है, ये सब बैंक ऑर्डर कब, सॉरी, ये सब ऑर्डर कोर्ट कब देता है, जब कोई पर्सन बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है बाय कोर्ट। बराबर। और बैंकरप्ट के बाद उसको रिवाइव करने की जो प्रोसीजर बोल सकते हो वो स्टार्ट की जाती है। लेकिन इंसॉल्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो इंसॉल्वेंसी डिस्क्राइब द सिचुएशन where the debtor is unable to meet his or her obligations. Bankruptcy is a legal scheme in which insolvent debtor seeks relief. देखो ये क्या है, insolvency describe a situation where a debtor is unable to meet his or her obligation. मतलब कोई पर्सन अगर पे करने के लिए कैपेबल नहीं है अपनी लायबिलिटी, तो वो इंसॉल्वेंट है। बराबर। लेकिन अगर वो कोर्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया जाता है कि यस, ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेट, तो वो बैंकरप्ट है। बराबर। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आई एम नॉट लायबल टू पे एनी सिंगल रुपी बिकॉज आई डोंट हैव एनी मनी, बराबर, तो लोग मेरे को, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे कि भाई ये बंदा कौन हो चुका है, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। बराबर। ये एक बार डेफिनेशन अच्छे से रीड कर लो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अच्छे से एक बार फिर से रीड कर लो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन ऑफ द इराडी कमिटी। अभी देखो इंसॉल्वेंसी एक बोलते ना काफी सालों से कुछ ये चीजें चल रही है। ऐसा नहीं है कि इंसॉल्वेंसी करंट सिनेरियो में पैदा हो गया सडनली और इंसॉल्वेंसी भी होना चालू हो गया, ऐसा नहीं, ये काफी टाइम से था। तो काफी टाइम से काफी सारी लोगों ने, कमिटी ने नए नए रिकमेंडेशंस दिए थे सिचुएशन के हिसाब से। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिकमेंडेशन ऑफ द इराडी कमिटी थी जो 1999 में फॉर्म की गई थी, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे। उसके बाद मित्रा एडवाइजरी ग्रुप आया था, उन्होंने 2001 में कुछ और रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद जे जे ईरानी कमेटी फॉर्म हुई थी 2005 में, उन्होंने कुछ नए सिनारियो के हिसाब से कुछ सजेशंस दिए थे। तो मतलब काफी सारी कमेटी आई और उन्होंने अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए कि कैसे इंसॉल्वेंसी के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इराडी कमेटी जो 1999 में फॉर्म किया गया था। सो देखो क्या लिखा है इसमें। The committee recognized, after considering the international practices, that the law of insolvency should not only provide for the quick disposal of the assets, but in Indian economic scene, it should first look at the possibility of rehabilitation of the revival of companies. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इराडी कमेटी ने बताई थी। इराडी कमेटी ने क्या देखा था कि भाई बाकी सारी कंट्री में क्या करते हैं। तो देखो जब भी कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, समझो अगर इंसॉल्वेंट हुआ कोई भी पर्सन, तो फॉरेन कंट्री में क्या करते, या तो क्या करते थे क्विक डिस्पोजल ऑफ असेट्स, मतलब या तो कर दो डिस्पोजल ऑफ असेट्स कर दो, असेट असेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ करके सब कुछ खत्म कर दो, बिजनेस बंद कर दो, या तो उसको रिवाइव करने की ट्राई करो, बोलते ना उसको ऑक्सीजन मास्क लगाओ, ब्लड दो और कंपनी को वापस जिंदा करने की ट्राई करो, इंसॉल्वेंट पर्सन को वापस जिंदा करने की ट्राई करो, बंद मत कर दो, बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑलवेज, तो रिवाइव करने की ट्राई करो। ये कहाँ चल रहा था, तो ये जो प्रैक्टिस मैं आपको दो पार्ट में बता रहा हूँ, डिस्पोजल ऑफ असेट्स एंड द रिवाइव, ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस थी। कौन सी प्रैक्टिस थी ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस थी, बराबर। लेकिन इंटरनेशनल प्रैक्टिस तो चलो थी, लेकिन ये चीज इंडिया में नहीं थी। इंडिया में सिंपल एक ही चीज होता था, क्या, डिस्पोजल ऑफ असेट्स, बंद करो खत्म करो बस खत्म, उसका बोलते ना दी एंड कर दो, ये एक सिंपल सा तरीका। मतलब बिफोर 2000 अगर आप देखते थे तो ऐसा ही होता था। फिर धीरे धीरे क्या लगा, अरे नहीं यार, फिर इराडी कमेटी ने सबसे पहले सजेशन दिया कि ये ऑप्शन क्यों इंडिया में नहीं देखा जाता। जब कोई कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिवाइव हो सकता है, पॉसिबल है, तो ये करना कोई जस्टिस तो नहीं है ना, बराबर। तो इसके लिए फिर इराडी कमेटी ने इस चीज के ऊपर फोकस किया कि रिहैबिलिटेशन पे, रिवाइवल के ऊपर ध्यान दो, जो इंटरनेशनल लॉ करता है जो इंडिया में नहीं करते, तो इंडिया में इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की जरूरत है। ऐसा पहला सबसे बेस्ट सजेशन इराडी कमेटी ने 1999 में ही दे दिया था, ठीक है। The committee noted that there are different agencies, namely High Court, which have a power to order the winding up of the companies under the provision of the Companies Act 1956. CLB, that is Company Law Board, to exercise the powers conferred it by the Act or the powers of the central government delegated to it. Board for Industrial and Financial Reconstruction, which deals with the reference relating to the rehabilitation and revival of the sick industrial companies. बराबर। उसके बाद ओके मतलब देखो पहले कैसा था, सब कुछ चीजें इधर उधर थी। मतलब पहले इधर उधर थी, मतलब पहले जैसे अगर कंपनी को बंद करना है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बराबर। या तो फिर और कुछ पावर्स जो डेलीगेट किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर मैटर्स के लिए, तो सीएलबी के पास जाना पड़ेगा। सिक कंपनी मतलब सिक कंपनी को रिवाइव करना है तो उसके लिए स्पेशली तुम लोग को बीआईएफआर में ही जाना पड़ेगा और कहीं नहीं जा सकते, बराबर। तो ये सब चीजें मतलब बोलते ना अलग अलग चीजें थी, कोई एक जगह पे कैसा होता है आधा लॉ इधर लिखा है, आधा ये जगह पे लिखा है, आधा ये जगह पे लिखा है, तो सब चीजें इधर उधर थी, बराबर। जबकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट है सब कुछ अलग अलग जगह पे। तो कहीं ना कहीं इराडी कमेटी ने ये भी बोला कि ये सब प्रॉपर तरीके नहीं है, इसको
कंबाइन करने की जरूरत है, एक हेड के नीचे लेके आओ, एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आओ, ताकि ये चीजें इजी तरीके से यूज किया जा सके, बराबर। देन द कमिटी brought out the dismal of taken time to winding up of the company in India. It may run on an average up to 25 years. पुराने टाइम पे क्या होता था, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाता था तो वो सिविल प्रोसीजर में जाता था। सिविल प्रोसीजर मतलब वो हाई कोर्ट में जाता था, और हाई कोर्ट में अगर कोई एक पब्लिक कंपनी को आप बंद करने जाते थे ना 1990 95 के आसपास वो टाइम पे, तो ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल लग जाते थे। एक कंपनी जिसको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस बंद करना है, चालू जितना जल्दी नहीं हुआ उतना टाइम, उससे कई ज्यादा टाइम तो बंद करने में लग रहा है। मतलब बोलते ना, कोई चीज आपको बंद करनी तो कैसा है भाई, बंद करो, खत्म करो यार, नहीं चाहिए अभी ये, उसमें भी आपको तड़ पाएंगे, इतना जल्दी बंद भी नहीं करेंगे। क्यों, प्रोसेस, डेट, हियरिंग, बहुत सारी प्रोसेस चलती है उसमें। तो मतलब इन शॉर्ट, कोई चीज नहीं चलानी है तो खत्म करो, फुल स्टॉप लगा दो, बस हो गया, एंड खत्म हो गया। इस तरीके से उसको खींच के इतना मैटर लंबा चला के कोई फायदा ही नहीं है। बट पुराने टाइम पे ये चलता था, तो इराडी कमेटी ने बोला ये भी कहीं ना कहीं गलत प्रोसेस है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थे जो इराडी कमेटी ने 99 में प्रोवाइड किए थे। उसके बाद 2001 में एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था मित्रा एडवाइजरी ग्रुप। इन्होंने कुछ और अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, जो भी बहुत वैल्यूएबल सजेशंस थे। तो देखो, two methods are discussed under this: constituting a national tribunal with a bench at the jurisdiction of the each high court to receive and deal with all the petitions for bankruptcy, restructuring, and finally for the insolvency, with an appeal line to the high court and special leave petition to the supreme court. क्या बोला इन्होंने कि एक नेशनल ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए कंपनी लॉ से रिलेटेड। क्या लिखा है, विद द बेंचेस एट द jurisdiction ऑफ द हाई कोर्ट टू रिसीव एंड डील विद ऑल द पिटिशंस फॉर द बैंक्रप्सी, रिस्ट्रक्चरिंग, बराबर। मतलब एक बेंच बनाना चाहिए अंडर हाई कोर्ट, फिर वो हाई कोर्ट के साथ कम्युनिकेट करके वो चीजों को सॉल्व करेगा, एंड लास्ट में फाइनली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये ऐसा कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, बराबर। इसके पहले तो क्या था, सब चीजें अलग अलग थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि थोड़ा कोऑर्डिनेट करके, कंबाइन करके एक हेड के अंदर लाने की ट्राई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मित्रा एडवाइजरी ग्रुप ने जो बोला था वो कहीं ना कहीं इराडी कमेटी का ही था, बट इराडी कमेटी ने प्रॉब्लम्स बताए थे, उसको ओवरकम करने का जरूरत है ऐसा बताया था। लेकिन इन्होंने क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए उस चीज को सॉल्व करने के लिए वो बताए थे। Then, having a completely dedicated bench in each high court dealing with the entire matters of the bankruptcy, कि एक हाई कोर्ट के अंदर एक स्पेशल बेंच बना दो जो खाली बैंक्रप्सी के रिलेटेड केसेस सॉल्व करेगा, बराबर, तो वो ज्यादा अच्छा है। रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इंश्योरिंग द फास्ट ट्रैक लिक्विडेशन, तो ओनली अपील बीइंग बाय वे ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन टू द सुप्रीम कोर्ट, बराबर। तो एक बेंच बन गया हाई कोर्ट के अंदर, वो खाली बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड केस करेगा, आई मीन केस को हैंडल करेगा। तो एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड कोर्ट है आपके पास, और वही सारे मैटर्स को भी हैंडल करेगा। तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जो पहले 20-25 साल आप लगा रहे थे उतने तो नहीं लगेंगे अभी, और जल्दी भी हो जाएगा, बराबर। और अगर उस कुछ अपील अपील के केस है या स्पेशल लीव पिटीशन का है तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट बना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट तो है ही वैसे भी, तो बस उसको, तो देखो ज्यादा हायरार्कीज नहीं रहेगी ना, तो प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाएगी, बराबर। ये चीजें बताई गई थी किन, किसके थ्रू, मित्रा एडवाइजरी ग्रुप 2001 के थ्रू, बराबर। उसके बाद और एक कमेटी आई जिसका नाम था जेजे ईरानी कमेटी 2005। सो देखो, the insolvency tribunal should have a general non-intrusive and supervisory role in the rehabilitation and the liquidation process. Greater intervention of the tribunal is required only to resolve the dispute by adopting fast track approach. The tribunal should adopt a commercial approach to dispute resolution, observing the established legal principles of a fairness in the process. क्या बोला कि इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल होना चाहिए जो चीजों को हैंडल करेगा, रिहैबिलिटेशन करेगा, लिक्विडेशन प्रोसेस का ध्यान रखेगा, ये सब चीज काम उनको देना चाहिए, ताकि एक स्पेशल डेडिकेटेड कोड बन गया तो चीजें थोड़ी फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व होना चालू हो जाएगी, जो ये सबसे बड़ा फायदा होगा, बराबर। ये रिकमेंडेशन ग्रांट किया गया था किसके साइड से, जे ईरानी कमेटी के साइड से। The tribunal should set standard of high quality
and be able to meet requisite level of the public expectation of fairness, impartiality, transparency and accountability. कि ये सब चीजों को ध्यान में रख के वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे. Selection of the president and the members of the tribunal should be such so as to enable wide mix of expertise for conduct of its work. प्रेसिडेंट और जो मेंबर्स को लेके आएंगे वो भी ऐसे लेके आएंगे जो ये फील्ड के एक्सपर्ट्स है, जिनको बहुत अच्छा खासा इन डेप्थ नॉलेज है, सो दैट वो लोग इस चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. देन द ट्रिब्यूनल रिक्वायर specialized expertise to address the issues referred to it. The law should prescribe an adequate qualification criterion for the appointment to the tribunal as well as a training and continuing education for judges and members. बराबर. मतलब जो भी प्रेसिडेंट होगा, मेंबर्स होगा, जिसको भी अपॉइंट करोगे, तो सबसे पहले एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बताओ. सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट होगी वो क्वालिफिकेशन बताएगी कि भाई ये क्वालिफिकेशन का ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन का ही मेंबर होना चाहिए. फिर वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका सिलेक्शन करो. और सिलेक्ट हो गया इसका ये मतलब नहीं चलो अभी शुरू हो जाओ. उनको अगर लगे कि ट्रेनिंग की जरूरत है, कुछ स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है, तो वो भी उनको बताना, प्रोवाइड करना जरूरी है, सो दैट आपकी जुडिशियल सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी. देन rules should be made in a such a way that ensure ready access to court records, court hearings, data and financial data and other public information. क्या लिखा है? Rules should be made in a such a way that ensure ready access to the court records. ऐसे rules बनाओ ताकि court records कोई भी information फटाफट मिले. मतलब कैसे? सिंपल सी चीज है. आज अगर NCLT बोलता है ROC को कि भाई हम लोग को ये information चाहिए, लेके आओ, तो आरओसी ऐसा नहीं बोलेगा नॉक कर नहीं बैठा इधर में तेरा, तू आके लेके जा. नहीं, एक सपोर्टिंग सिस्टम होनी चाहिए कि अगर एनसीएलटी या जो भी कोर्ट है या जो भी बेंच है, जो भी वो लोग ये प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो काम कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट. अगर वो बोलेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि भाई इस कंपनी की लास्ट 3 साल की आईटी रिटर्न्स की कॉपी लेके आओ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बोलेगा फुकट नहीं बैठा है मैं. ये नहीं होना चाहिए. इजी सपोर्ट, फास्ट सपोर्ट मिलेगा तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. ठीक है. देन स्टैंडर्ड टू मेजर द कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस एंड सर्विसेज ऑफ द ट्रिब्यूनल should be framed and adopted so that proper evaluation is done and further improvement can be suggested. ठीक है. परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना है कि ट्रिब्यूनल अपने हिसाब से बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सब चीजें परफेक्ट चल रही है कि नहीं. क्यों? काम कराने के लिए नहीं करना है, डिसीजन देने के लिए नहीं देना है, जस्टिस होना चाहिए. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. और जिसके साथ जो चीज होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं. जैसे मैंने बोला था, अगर रिवाइवल है तो रिवाइवल ही होना चाहिए, डिस्पोजल बंद करके कोई सेंस नहीं बनता है. ठीक है. देन the tribunal should have a clear authority and effective methods of enforcing its judgment. It should have adequate powers to deal with the illegal activities or abusive conduct. कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो, जो प्रेसिडेंट है, मेंबर्स है, अपनी पोजीशन का गलत फायदा ना उठाए, इस चीज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. अदरवाइज तो लोग अपनी पावर का मिसयूज करना तो इंडिया में बहुत अच्छी तरह से जानते ही है, तो उसको भी स्टॉप करना जरूरी है. ठीक है. चलो उसके बाद जाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैंकरप्सी लॉ इन यूके. देखो काफी सारी कंट्री में तो ऑब्वियसली अच्छे अच्छे बैंकरप्सी लॉ है ही, बराबर. वी आर मोर यू कैन से इन्फ्लुएंस बाय यूके एंड यूएस, बराबर. तो और यूके से हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे रूलिंग करके गए, तो हम लोग ने काफी सारे एक्ट तो उनके अडॉप्ट कर लिए. और हम लोग को यूएस जैसा बनना है तो हम लोग उनके लॉ को कॉपी मारने की भी ट्राई करते हैं. देयर इज नो, बोलते ना, कोई उसमें कुछ गलत चीज नहीं है. किसी से कोई अच्छी चीज अडॉप्ट कर रहे हो और उससे अपना डेवलपमेंट हो रहा है तो गलत कुछ नहीं है उसमें, बराबर. तो देखो बैंकरप्सी लॉ इन यूके, जो उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986, बराबर. ये उसका नाम है. जैसे यहाँ पे बैंकरप्सी कोड है ना, वैसे वहां पे इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986 है. तो देखो अभी इसमें है क्या. So the existing UK insolvency framework is defined by the Insolvency Act 1986. According to the act,
Failing companies are either liquidated or submitted to an insolvency process that may allow them to rescued as going concern. देखो यहाँ पे भी ये चीज है, या तो लिक्विडेट कर दो, बंद कर दो, या तो उसका अगर रिवाइवल पॉसिबल है तो वो ट्राई करो और उसको ऑन गोइंग कंसर्न बनाने की ट्राई करो. ठीक है. द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एंड द 14 शेड्यूल्स एज फॉलोज. देखो ग्रुप कौन सा है, तो 3 ग्रुप है इनके. कौन से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ग्रुप 1 किसके लिए आता है, तो देखो ग्रुप 1 आता है डील्स विद द कंपनी इंसॉल्वेंसी. ग्रुप 2 डील्स विद द इंसॉल्वेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल. अगर कोई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए ग्रुप 2 में जाता है वो. और ग्रुप 3 डील्स विद द मिसलेनियस मैटर्स ऑफ द कंपनी एंड इंडिविजुअल. दोनों के लिए है ये, बट मिसलेनियस मैटर्स है वो. ठीक है. चलो अभी हम लोग देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंडिया में कैसे चलते हैं. तो इंडिया में रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है. सो देखो इंडिया में जो एक बोर्ड है, जो सबसे टॉप मोस्ट बोर्ड माना जाता है, जो पूरी इंसॉल्वेंसी को मतलब बोलते हैं ना रेगुलेट करता है, उसको मैं बोलता हूँ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. बराबर. इसके अंदर दो आते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. बराबर. थोड़ा अच्छे से हम लोग अगर प्रोसेस देखो तो देखो ये पूरा प्रोसेस मतलब इस तरीके से काम किया जाता है. ये अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि कैसे इंडिया में प्रोसेस चलती है. देखो इंसॉल्वेंसी एजुकेशन प्रोसेस. इंसॉल्वेंट कोई भी हो सकता है. इंसॉल्वेंट, अच्छा वो फर्स्ट जो लिखा है दैट इज नॉट इंसॉल्वेंसी, दैट इज इंडिविजुअल. उधर थोड़ा चेंज है वो आप चेंज कर लो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इट इज इंडिविजुअल. ओके. तो ये हो गया इंडिविजुअल. तो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो सकता है. दूसरा पार्टनरशिप फर्म हो सकता है. तीसरा एलएलपी हो सकता है. और चौथा कॉर्पोरेट हो सकता है. बराबर. तो कोई भी अगर इंसॉल्वेंट बनता है तो कैसे डील किया जाता है. देखो अगर इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल. कौन है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीआरटी. और उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में बोलूंगा. यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज एए. बराबर. ये किसके लिए काम करते हैं, ये इंडिविजुअल के लिए काम करते हैं और ये पार्टनरशिप के लिए काम करते हैं. मतलब अगर कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म इंसॉल्वेंट होता है तो मैटर जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनता है. लेकिन अगर वही चीज अगर एलएलपी है या तो कॉर्पोरेट है, बराबर, कोई कंपनी है, ठीक है, तो वो मैटर जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और वो बन जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. बराबर. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एनसीएलटी. बराबर है कि नहीं. ठीक है. तो देखो 4 लोग इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी. Individual or partnership matter will be handed over to debt recovery tribunal. Debt recovery tribunal is known as a adjudicating authority. बराबर. अगर कंपनी है और या तो एलएलपी है तो मैटर विल बी ट्रांसफर्ड टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, दैट इज एनसीएलटी, विल बी ट्रीटेड एज ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. सिंपल. ठीक है. तो पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया. अभी आगे ये भी है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल तो आप जाओगे डीआरएटी में, दैट इज डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल. इसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मत तो बोलना. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जिसके पास सबसे पहले मैटर जाता है. बराबर. तो जब इंसॉल्वेंट हुआ कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप हम, तो सबसे पहले मैटर किसके पास गया, डीआरटी के पास गया ना, टू डिसाइड कि क्या करना है भाई इसको अभी. बराबर. तो उसको मैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलता हूँ. यहाँ पे तो अपील होगी ना, इसके लिए उसको एपिलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं. डोंट से एजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डीआरएटी. बराबर. सेम यहाँ पे एनसीएलटी से डिसीजन से कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अपील करनी है, देन यू कैन मूव टू एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल. आप वहां पे जाओ और वहां पे जाके अपील फाइल कर सकते हो. Still you are not satisfied with the DRET or NCLAT as the case may be, then you can move to Supreme Court. कहाँ जा सकता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ. बराबर. तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फाइनल कंक्लूजन आएगा फिर वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस.
तो देखो, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म पहले किधर जाएंगे, डीआरटी, मजा नहीं आया किधर जाएंगे, डीआरटी, फिर मजा नहीं आया किधर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, बराबर। एलएलपी एंड कंपनी सबसे पहले किधर जाएंगे, एनसीएलटी, मजा नहीं आया फिर किधर जाएंगे, एनसीएलटी, मजा नहीं आया फिर किधर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, बराबर। तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉपर पैटर्न है जिसमें इंसॉल्वेंसी के मैटर्स जाते हैं, क्योंकि कौन सा मैटर कहाँ जाएगा पहले तो ये पता होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का मैटर एनसीएलटी में लेके जाओगे तो एनसीएलटी हैंडल ही नहीं करेगा, बिकॉज फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज डीआरटी एंड नॉट एनसीएलटी, बराबर। तो वो पता होना चाहिए कि मुझे केस को कहाँ लेके जाना है।